प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास का गणित के लेसन 6 को करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। बच्चों इस लेसन को करने से पहले आइए हम इसके बेसिक को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये लेसन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बच्चों मैं इसके बेसिक को आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से करवाऊंगा ताकि आप इस लेसन को बहुत ही ईजी तरीके से कर लो। तो आइए करते हैं हम इसका बेसिक। तो हमारे पास में है लेसन 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज हम 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, अर्थात त्रिभुज ऐसी आकृति है जो 3 सरल रेखाओं से घिरी रहती है। तो इसकी सबसे सरल और शॉर्टकट परिभाषा है। उदाहरण के लिए मैं त्रिभुज का आपको एक चित्र बताता हूं। यह है हमारा एक त्रिभुज है। जैसा हमने परिभाषा याद की है कि त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। तो बच्चों हमें दिख रहा होगा कि जो त्रिभुज है वो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, अर्थात ये आकृति बिल्कुल ही तीनों सीधी रेखाओं से बनी हुई है और इनके शीर्ष के नाम ए, बी और सी हम लिख लेते हैं। अब बच्चों त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो त्रिभुजों के कई प्रकार है, लेकिन इन सभी त्रिभुजों की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर के तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाए तो उसका योग हमेशा 180 आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ता हूं तो इन तीनों एंगलों को जोड़ने पर मेरे पास में इसका योग 180 आता है। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह से याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे त्रिभुज के बारे में। अब हम समझते हैं ऐसी कई आकृतियां जो सर्वांग सम होती है, जो हमने 9th में पढ़ी थी। आइए बच्चों अब हम देखते हैं सर्वांग सम आकृतियां। तो बच्चों सर्वांग सम आकृतियां किन्हें कहते हैं? तो बच्चे पहले इसकी परिभाषा याद कर ले। सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां जिनका आकार अर्थात शेप तथा अमाप अर्थात साइज बराबर हो, वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अर्थात इसकी परिभाषा बहुत इजी है। ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी हमें सेम दिखाई देता है, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, और जिनका अमाप का मतलब है साइज भी एक जैसा हो। जैसे ये दोनों ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनकी आकृतियां भी ट्राइंगल की है और इनको नापा अगर जाता है तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वो भी 4-4 सेंटीमीटर की होगी, अर्थात इसका आकार और अमाप दोनों ही बराबर हो। इन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। और सर्वांग सम की आकृतियों को हम इस तरह से साइन के द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे हम यहाँ एक वर्ग लेते हैं, अगर मैं मान लूं कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 हो गई, ये भी 4 और ये भी 4 है। उसी तरह ये सभी 4-4 हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी 2 आकृतियां जिनका आकार भी सेम हो और अमाप भी सेम हो, ऐसी आकृतियों को कहा जाता है सर्वांग सम आकृतियां। और सर्वांग सम आकृतियों को हमने 9th में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। वैसे ही 2 सर्कल की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी हम मान ले कि 2 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या की, तो दूसरे की भी 2 सेंटीमीटर है। अगर दोनों ही सर्कल सेम साइज और सेम आकार के हैं तो हम कह सकते हैं कि यह सर्वांग सम आकृतियां हैं। तो बच्चों हम इस परिभाषा से अच्छी तरह समझ गए हैं कि सर्वांग सम आकृतियां किन्हें कहते हैं। तो वे आकृतियां जिनका आकार भी सेम हो और जिनका अमाप का मतलब होता है साइज भी बराबर हो, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं समरूप आकृतियां। बच्चों इन्हीं आकृतियों पे आपका लेसन टिका हुआ है, अर्थात आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। तो बच्चों समरूप आकृतियां किन्हें कहते हैं? समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनका आकार तो समान होता है लेकिन जिसका साइज अलग होती है, अर्थात जिसकी अमाप अलग होती है। तो ऐसी आकृतियों को ही हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो बच्चों हमें परिभाषा से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऐसी आकृतियां
जिनका आकार तो सेम हो। देखो बच्चों, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल हैं, लेकिन दोनों के आकार तो मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी साइज सेम नहीं है, अर्थात इसका माप अलग अलग है। इस कारण से यह हो जाएगी समरूप आकृतियां, और समरूप आकृतियों को हम इस तरह से दर्शाते हैं। वैसे ही सेकंड वाले अगर हम आकृति की बात करें तो मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो इनका आकार तो सेम है, लेकिन अगर इनके अमाप की बात की जाए तो अमाप दोनों का ही अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये भी समरूप आकृतियां हैं। उसी तरह अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग में भी अगर ये 4-4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो मुझे इसकी 2-2 सेंटीमीटर भुजाएं दिखाई दे रही है, अर्थात ये इससे छोटा दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी आकार में तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसके अमाप की बात आती है तो अमाप इसके अलग अलग है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह भी समरूप आकृतियों में है। उसी तरह से 4th नंबर की आकृति में एक हमें बड़ा सकेंद्रीय वृत्त दिखाई दे रहा है, हमें तो सकेंद्रीय वृत्त में एक बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है और एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के ही आकार सेम है, लेकिन इनके अमाप अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही वृत्त समरूप आकृति में माने जाएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर समरूप और सर्वांग सम आकृतियों के बारे में अच्छी तरह समझा है। अब हम इनके कुछ नियमों को भी समझेंगे। अब बच्चों, हम देखते हैं सर्वांग सम और समरूप आकृतियों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषा क्या याद की थी कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार और अमाप ये दोनों ही बराबर होते हैं, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। लेकिन बच्चों, वहीं हमने समरूप की क्या परिभाषा याद करी थी, ऐसी आकृतियां जिनका सिर्फ, बच्चों ध्यान देना, जिनका सिर्फ आकार ही समान हो, अमाप चाहे अलग अलग हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है, क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों में आकार और अमाप अर्थात साइज दोनों ही बराबर आते हैं। समरूप आकृतियों की हमने परिभाषा क्या याद की थी? समरूप आकृतियों की हमने परिभाषा की थी कि वे आकृतियां जिनका आकार समान हो, अमाप से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को हमने समरूप आकृतियां कहा था। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वे सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप है। क्यों है? क्योंकि इनका आकार और इसका आकार बराबर है, क्योंकि हम यहाँ पर समरूप में सिर्फ आकारों को देखते हैं और यहाँ पर तो ऑलरेडी इनके आकार बराबर बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम समरूप हो सकता है। अब क्वेश्चन बनता है, क्या समरूप सर्वांग सम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समरूप आकृतियां कभी भी सर्वांग सम आकृतियां नहीं होती है, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के लिए आकार और अमाप दोनों का बराबर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इन आकृतियों का सिर्फ आकार ही बराबर है, अमाप बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है। बच्चों, इस नियम को अच्छी तरह से याद रखना। अब बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या सभी त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं? तो अब यहाँ शब्द आया है, क्या सभी त्रिभुज? सभी का मतलब होता है कि छोटे हो या बड़े, सभी त्रिभुज क्या सर्वांग सम हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये सर्वांग सम नहीं होते हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज या तो छोटे बड़े हो सकते हैं जिनका आकार तो सेम हो सकता है, लेकिन जिसकी अमाप अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहेंगे, ना कि सर्वांग सम। उसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या सभी वृत्त सर्वांग सम हो सकते हैं? तो हम बिल्कुल कहेंगे कि सभी वृत्त भी सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी वृत्तों की त्रिज्याएं छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो इस तरह से बच्चों, हमें ये जरूर ध्यान देना है कि सर्वांग सम आकृतियों में आकार और अमाप बराबर होंगे, लेकिन समरूप आकृतियों में सिर्फ आकार ही बराबर होगा, इनकी अमापे अलग अलग हो सकती है। तो आइए बच्चों, हम समरूपता के कुछ नियम याद कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं समरूप आकृतियों के नियम।
बच्चों यह नियम अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि इसी नियमों पे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो समरूप आकृतियों के दो नियम होते हैं। पहला नियम, समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो पहला नियम है कि समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। नंबर 2, समरूप आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है कि ये सेम रेशो का मतलब है बट्टे में होती है। तो इन दोनों नियमों को अच्छा तरह से याद रखना कि समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह हमारे पास एक आकृति है, तो यहाँ पर इसके संगत कोण हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए, और इसकी जो संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं सेम रेशो में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कोण की अगर बात करता हूं, तो कोण का नियम लिखा है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि मेरे पास दो आकृतियां हैं। एक आकृति है मेरे पास में ABCD, और दूसरी आकृति है मेरे पास PQR। देखते हैं बच्चों ये दोनों नियम यहाँ लागू होते हैं या नहीं, मैं इनके संगत कोण बराबर है या नहीं वो देखता हूं। तो मैं देखता हूं कि कोण A उसके बराबर है कोण P, और दोनों ही 105 डिग्री के हैं, मतलब संगत कोण बराबर है। उसी तरह से कोण B बराबर है कोण Q, और दोनों ही 100 डिग्री के हैं। वहीं पर कोण C बराबर है कोण R, बराबर दोनों ही 70 डिग्री के हैं। और कोण D बराबर है कोण S, और दोनों ही 85 डिग्री के हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर है, अर्थात नियम नंबर 1 उसने क्लियर किया। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। बच्चों ये दोनों नियम इसने फॉलो करना चाहिए, तभी ये समरूप होगी, अन्यथा ये समरूप आकृति नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं इनकी संगत भुजाएं सेम रेशो में है या नहीं। तो नियम नंबर 2 में अगर मैं लेता हूं यहाँ भुजा AB, और उसके बटे में लिखूंगा PQ, सेम रेशो का मतलब ही होता है बट्टे। अब AB की हमारी भुजा कितनी है 1.5, और PQ की भुजा है 3। हम पहले यहां से दशमलव हटा लेते हैं, तो 15 बटे ये हो गया 30, तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो 1/2 आया। ठीक उसी तरह से अब मैं ले लेता हूं BC, और उसके बटे में ले लेता हूं QR। अब बच्चों BC की दूरी है मेरे पास 2.5, और इसकी दूरी है 5। अब मैं यहाँ से दशमलव हटा लेता हूं, तो ये हो जाएगा 25/50, दशमलव का एक नीचे 0 लग जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 दूआ 50, ये भी सेम रेशो में है। तो अगली भुजा आ रही है मेरे पास में, अगली भुजा आ रही है मेरी CD, और उसके बटे में आ जाएगा RS। तो CD की दूरी है 2.4, और यहाँ पर है 4.8। अब बच्चों यहां से हम दशमलव हटा लें, तो ये हो जाएगा 24/48, और 1 1 0 दोनों में लगा दो, 24 एकम 24 और 24 दूना 48, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक उसी तरह से अब हम देखते हैं लास्ट वाली सेम रेशो में आती है या नहीं, AD/PS। तो बच्चों AD की जो दूरी है वो है हमारे पास में 2.1, और PS की दूरी है 4.2। अब यहां से दशमलव हटाने पे ये 21 हो जाएगा, और ये 42, 0 से 0 कट जाएंगे, 21 एकम 21, 21 दूना 42। अब बच्चों मैं यहाँ आकृति में क्या देख रहा हूं, दोनों ही आकृतियों की जो साइडें हैं वो सेम रेशो में है, और इसके संगत कोण भी बराबर बराबर है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इन दो नियमों से ये दोनों आकृति ही समरूप आकृतियां हैं। तो बच्चों ध्यान देना, समरूप आकृतियों के लिए दोनों नियमों को फॉलो करना जरूरी है। अगर इसमें से एक नियम भी फॉलो नहीं होता है तो यह आकृति समरूप नहीं होती है। आइए बच्चों, जो नियम हमने अभी सीखे हैं उन्हीं नियमों के आधार पर हम देखते हैं प्रश्नावली 6.1 के रिक्त स्थानों को। तो बच्चों इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों हमने इसके बेसिक को बहुत अच्छी तरह सीखा है, उम्मीद है कि आप ही मुझे सबसे पहले उत्तर दे दोगे। पहला क्वेश्चन दिया है सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत का मतलब है बच्चों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। सभी व्रत से इसका कहने का मतलब है कि जितने भी व्रत है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो,
ये सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो हमने इसका चित्र बनाकर सीखा था कि जो सभी व्रत होते हैं जिनका आकार तो सेम दिखाई दे रहा है लेकिन इन सबकी अमाप अलग अलग है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी वर्ग होंगे समरूप। तो आप समरूप पे टिक लगा लीजिए क्योंकि ये होगा समरूप आकृति। अब बच्चों दूसरे वाले फिलअप में इन्होंने कहा है कि सभी वर्ग होंगे। सभी वर्ग का मतलब है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अभी मैंने जिस तरह से आपको व्रत के बारे में बताया था ठीक उसी तरह यह कह रहा है कि सभी वर्ग होंगे समरूप या सर्वांग सम। तो आप ये बताइए बच्चों कि इन दोनों में से क्या होगा? तो इन दोनों में से होगा समरूप। समरूप क्यों? क्योंकि इनका आकार तो सेम है लेकिन इनकी अमाप अलग अलग है, जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि सभी वर्ग होंगे समरूप। अब हम देखते हैं इसका थर्ड रिक्त स्थान। तो थर्ड वाले फिलअप में इन्होंने कहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होंगे। बच्चों सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब वो समद्विबाहु होगा या समबाहु। तो हम कह सकते हैं कि वो होगा समबाहु, तब वो होगा समरूप। क्यों? क्योंकि अगर वो समबाहु है अर्थात उनकी दोनों की भुजाएं अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। और अगर ये सर्वांग सम है तो बच्चों मैंने नियम बताया था कि जो आकृति सर्वांग सम होगी वो समरूप भी होगी, क्योंकि वो सर्वांग सम है अर्थात उनका आकार सेम है और जिनका आकार सेम होता है वो होती है समरूप आकृतियां। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है वो सर्वांग सम है, और अगर वो सर्वांग सम है तो वो समरूप त्रिभुज भी होगा। तो अर्थात हमारा आंसर होगा समबाहु। अब बच्चों ये नियम तो आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लिया होगा, चौथा वाला, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। दो आकृतियां समरूप कब होगी? उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले फिलअप में आएगा बराबर। और दूसरा वाला नियम हमने देखा था उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी अर्थात इनकी भुजाएं समानुपाती थी। तो आपको ये फिलअप बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे बच्चों। एग्जाम में इसमें से एक फिलअप 100% आपके एग्जाम में आता है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2। निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 में इन्होंने कहा है समरूप आकृतियां। तो बच्चों समरूप आकृतियां ऐसी दो आकृतियां आप कोई भी बना दो सेम, जो छोटी बड़ी हो। जैसे दो सर्कल बना दिए, एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है, जिनका आकार तो सेम है लेकिन अमाप अलग अलग है। तो यह आकृति हमारी समरूप हो जाएगी। दो ट्रायंगल बना दीजिए। तो इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये दोनों आकृतियां भी हमारी समरूप आकृतियों के उदाहरण होंगे। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। आप और भी बहुत सारे इसके उदाहरण दे सकते हो। अब वो बोल रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो बच्चों ऐसी आकृतियों में आप कुछ भी दो भिन्न भिन्न आकृतियां बना सकते हो। जैसे मैंने सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। तो ये दो आकृतियां ऐसी है कि ना तो ये सर्वांग सम हो सकती है और ना ही ये समरूप हो सकती है। या फिर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक वर्ग बना दिया। तो ये आकृतियां भी ना तो समरूप है और ना ही सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों ही आकृतियां आकार और अमाप दोनों में ही अलग अलग आ रही है अर्थात इनका साइज और शेप दोनों ही अलग है। इसलिए ये दो आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं होगी। आप इसके अलावा भी कई उदाहरण ले सकते हैं। अब बच्चों इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बच्चों समरूपता का नियम क्या कहता है? समरूपता का नियम कहता है, आप इस दोनों नियमों को अच्छी तरह याद रखना, कि इसके संगत कोण बराबर बराबर होना चाहिए। अब बच्चों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये कोण 90 डिग्री से कम का दिखाई दे रहा है और ये 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री से अधिक का दिखाई दे रहा है ये कोण, और ये 90 डिग्री से ये 90 डिग्री का है। तो इस तरह से इसके जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है। इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि दी गई आकृति समरूप आकृति नहीं है। अब मैं अगर इसकी साइड की बात करूं तो इसकी भुजाएं 1.5 का डबल होता है 3, 1.5 का डबल होता है 3, 1.5 का 3 और 1.5 का 3। तो संगत भुजाएं तो इसकी सेम रेशो में है, सेम अनुपात में है, लेकिन बच्चों इसके संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दी गई आकृति समरूप नहीं है। तो आप लिख लीजिए यहां पर कि दिए गई आकृतियों के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दी गई आकृति समरूप आकृतियां नहीं है। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 6.1
का बेसिक और प्रश्नावली 6.1 को बहुत ही इजी तरीके से चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको प्रश्नावली 6.1 और इसका बेसिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए ताकि आपको अगले भी इससे अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.